चलें जी, एक आसान मैच पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है। पाकिस्तान की बॉलिंग को कोई बहुत ज्यादा यहां पे मेहनत नहीं करनी थी। ठीक है, उस्मान तारिक ने हैट्रिक की, उस पे अभी हम आएंगे। लेकिन जब आपने 196 का टारगेट दे दिया है तो मेरे ख्याल से गेम वहीं पे साइड पे हो गई थी। पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात करने से पहले आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग पे, क्योंकि इतनी चीजें हैं डिस्कस करने वाली। अगर तो आपने एक एक बॉल बैठ के ये मैच देखा है तो आपको एग्जैक्टली मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपने ये मैच नहीं देखा, आपने पाकिस्तान की बैटिंग नहीं देखी और आप सिर्फ स्कोर कार्ड देखेंगे कि यार क्या स्कोर कार्ड है, फरहान 63, बाबर 74, ये तो बड़ा अच्छा दिन था पाकिस्तान के लिए, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग देखना बड़ी तकलीफ दे बात थी। मतलब जिस T20 बैटिंग लाइनअप में पाकिस्तान की फखर जमान से ऊपर सलमान अली आगा आ जाएं, फखर जमान से ऊपर नवाज आ जाए, फखर जमान से ऊपर फहीम अशरफ आ जाए, मैं पाकिस्तान की प्लानिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। इतनी गलतियां की हैं पाकिस्तान ने। एज एन इंडिविजुअल अगर मैं सब पे बात करूं तो आपको इन गलतियों का अंदाजा होगा। तो पाकिस्तान की बैटिंग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने यहां पे टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि ट्राई नेशन सीरीज में गोइंग फॉरवर्ड आगे जाके कप्तानों ने यहां पे टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला करना है। सलमान अली आगा के मुंह से मैं टॉस पे ये सुनना चाह रहा था कि हम बैटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ड्यू इतनी ज्यादा नहीं आ रही और उससे पहले ही गेम फारिग हो जाती है। लेकिन सलमान अली आगा ने कहा क्योंकि हम पहले बॉलिंग कर रहे थे तो हम आज कुछ चेंज करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी आर बैटिंग। तो उनके जवाब से मुझे खुशी नहीं मिली, क्योंकि कल हमने देखा जब श्रीलंका ने बैटिंग की तो उन्होंने ये कहा कि ड्यू इतनी ज्यादा नहीं है इसलिए हम पहले बैटिंग कर रहे हैं और शाम को रात को हम बड़ी आसानी से बॉलिंग करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान जब बैटिंग करने आती है, ऑब्वियसली आपने भी 24 घंटे पहले दूसरा अपना मैच खेला है, तकरीबन सेम रिदम ही आपका होना था। क्योंकि फॉर्म जो कल साहिबजादा फरहान ने धुआंधार बैटिंग की श्रीलंका के अगेंस्ट, एक वाइब आ रही थी कि उसी तरीके से आज आपको कुछ कंटिन्यू करते हमारे बैटर्स नजर आएंगे। साइम अयूब ने 2 बॉलों पे 2 छक्के लगाए ब्रेड इवंस को, और तीसरी बॉल पे छक्का लगाने के चक्कर में वो आउट हो गए। मैं इस सोच को बैक करता हूं। यानी साइम अयूब ने कल जो 20 ऑड की इनिंग्स खेली, मैंने उसको अप्रिशिएट किया था क्योंकि ही वाज बैटिंग वेल, वो ठीक बैटिंग कर रहा था। और आज 2 छक्के लगाने के बाद तीसरा छक्का जो लगाने की सोच है, ये पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं है। यहां तो हम शेल में जाने वाले बैटर्स है ना। अभी शेल पे अभी मैं आऊंगा थोड़ी देर में, ज्यादा टाइम नहीं है। तो साइम अयूब की ये जो सोच है कि यार जहां 2 लग गए हैं वहां तीसरा भी लगेगा, तो ये जो सोच है हमें इसको अप्रिशिएट करना है। हमें अपने बैटर्स को डराना नहीं है कि यार अगर 2 लगा लिए हैं तो अब बस आ जाओ सिंगलों डबलों पे। क्यों यार, मतलब हमारा नहीं दिल करता कि कोई पाकिस्तानी लगाए 4 बॉलों पे 4, 5 बॉलों पे 5, 6 बॉलों पे 6। मतलब कभी तो आपको कोशिश करनी है ना। और घर की सीरीज में अगेंस्ट जिम्बाब्वे मेरा ख्याल है हमें अपने बच्चों को बैक करना चाहिए। साहिबजादा फरहान वॉज एक्सेप्शनल टुनाइट एज वेल। जहां पे उन्होंने कल खत्म की थी अपनी बारी 80 रन पे, वहीं पे उन्होंने आज शुरुआत की। जहां शॉट्स लगना चाह रही थी वहां शॉट्स लग रही थी। और एक जो अच्छी चीज मैंने फरहान की बैटिंग में कल भी नोट की और आज भी, वो जो फरहान का एक मसला है ना कि बाउंड्रीज आती हैं और फिर सिंगल डबल्स नहीं आती, फिर उसके बाद बाउंड्री ही आती है, वो चीज फरहान ने अपने ऊपर काम करके थोड़ी बेहतर की है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उसने काबू पा लिया है, लेकिन यही चीज है, आपको बेहतरी देखनी होती है। और वो मुझे फरहान की नॉक में नजर आ रही है। 4 चौके 3 छक्के, 153 का स्ट्राइक रेट, और पाकिस्तान को ऊपर से उसने मैच सीधा करके दे दिया था। लेकिन उसके बाद भाई साहब जब आपकी पहली विकेट गिरती है, अब थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, 29 पे 1 आउट था पाकिस्तान का। यहां पे बाबर आजम आते हैं। अब अगेन हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, रावलपिंडी में खेल रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज उन्होंने बॉलिंग नहीं की। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, उनको ऑल आउट किया 95 पे।
पाकिस्तान के अगेंस्ट वो पहले मैच में आखिरी ओवर तक गेम लेके गए, बट आज उनको कुछ ऐसा नहीं मिल रही थी हेल्प विकेट से। बाबर आजम आए हैं और उन्होंने आके वो अपनी टिपिकल मशहूर जमाना टुक टुक शुरू कर दी। लिटरली वो रना बॉल भी नहीं खेल रहे थे। एक टाइम पे जहां पे फरहान हिटिंग कर रहा है, वहां पे बाबर आजम कोई 80-90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। मतलब बाबर आजम आज भी सेम उसी तरीके से कि 14-15 बॉलें खेल ली हैं, स्कोर है 5-6, मतलब रन बॉल भी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। फिर एक टाइम पे जब दोबारा फरहान ने हिटें लगाना शुरू की हैं तो बाबर आजम वहां पे भी फंसा हुआ है। अगर सेम पिच पे फरहान की शॉट्स लग सकती हैं तो बाबर की क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि वो कोशिश नहीं करता। अब बाबर की ये जो 74 रन की इनिंग्स है, मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं कि बाबर क्यों नहीं हिट करता, इसी के अंदर उसका जवाब भी मौजूद है। आखिर में जब बाबर ने चार्ज करने की कोशिश की तो हिटें लगी। मसला क्या है? माइंडसेट का डर है उसके अंदर, एक खौफ है कि नहीं यार मैंने बड़े शॉट नहीं मारने। और मैं कितने सालों से कहता हूं कि बाबर आजम को एक ऐसा कोच चाहिए जो उसको पुश करे, जो उसको एक प्लान दे कि आपने जाके ये प्लान अप्लाई करना है। यार एक टाइम पे जब आपके 13-14 ओवर हो गए हैं फिर भी बाबर आजम रन बॉल की तरफ आ रहा है, सिंगल डबल पे आ रहा है, कोई 43 बॉलों पे उसने 50 किए T20 में। अब कहने को आप कह सकते हैं जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं, भाई पाकिस्तान जीत गया, बाबर ने 74 कर दिया, आप क्या नेगेटिव बात कर रहे हैं। आप लोग वही हैं जो 3-4 साल के बाद जब तक आपको कोई बड़ा मैच सामने आप ना हारें तब तक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। आपको भी 3-4 साल के बाद नजर आता है यार हमारे बैटर्स नई शॉट्स क्यों नहीं डेवलप करते। आज बाबर ने फाइन लेग अंदर थी, पीछे शॉट मारनी चाहिए, नहीं लगी, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं एटलीस्ट ही ट्राइड। तो जब वो कोशिश करेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। बाबर की आज की इनिंग्स में दोनों चीजें मौजूद हैं, उसका वो पुराना वाला रूप और वो नया रूप जो हम देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बैटर इंप्रूव करना चाहे और वो इंप्रूव ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। होगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है ईमानदारी के साथ। जब जब बाबर आजम ने आज बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की है 90% वो कामयाब हुआ है, या तो छक्का लगाने में या चौका लगाने में, लेकिन कोशिश ही बड़ी लेट की है। भाई आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप फंसे हुए हो, टोटल फंसे हुए हो, और आप कैसे निकलोगे? अभी ये एशेज का टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हुआ है, मतलब गेम चेंजिंग डिसीजन था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। सेकंड डे भी उन्होंने दूसरे इनिंग्स में ट्रेविस हेड को ओपन करने भेज दिया। तब ख्वाजा कर सकता था, मसला उसकी पहली इनिंग्स में था। ट्रेविस हेड ने आके क्या किया? उनको बैकफुट पे किया, अटैक किया। तो जब आप फंसे होते हैं, जब आपकी टीम फंसी होती है, आप सिर्फ अटैक करते हैं। और ये बाबर आजम इतने आईसीसी के इवेंट खेले हुए हैं, इतने एशिया कप्स खेले हुए हैं, अगर अभी भी वो जिम्बाब्वे को बैकफुट पे नहीं कर सकते तो यार बड़े मैचों का हमें सिर्फ इंतजार है कि क्या होगा। क्योंकि सच तो ये है कि बाबर की वो श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी के बाद भी और आज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 74 रन की इनिंग्स के बाद भी वी आर नॉट श्योर। बट अगर मैं बाबर की बैटिंग को समराइज करूं, उसकी बैटिंग का जो 80% हिस्सा था पहला, इट वाज पुअर। आखिर में आके उसने हिट्टे लगाई हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं लगाता? रन बॉल क्यों खेलना है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? T20 क्रिकेट है। अगर आपने एक एक बॉल मैच देखा है ना भाई साहब, ये तो शुक्र है नीचे फखर जमान, उस पर अभी मैं आऊंगा। आखिर में बाबर ने भी शॉट्स लगाई। आप एटलीस्ट 25-30 रन शॉट खेल रहे थे। आपका कोई 10 ओवर में बड़े आराम से 115, 120, 125 होना चाहिए था। आपने क्या 13वें ओवर में जाके आप फंसे हुए हो 100 करने के लिए, आप 20-25 रन पीछे जाते रहे हो। और अभी पूरी बैटिंग लाइनअप फंसी हुई है। मतलब अभी उस्मान खान भी रहता है, अभी फखर जमान भी रहता है, जो कि बाद में हमें पता लगा कि आज हमारी वो प्रायोरिटी है ही नहीं है, उसने तो डाउन द ऑर्डर आना है बैटिंग करने। अभी पूरी टीम रहती है, तो आपने क्यों फंस के खेलना है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? अपनी लिमिट्स को पुश करो यार। अब वो टाइम चला गया, अब आप लोग अपनी जगह बना चुके हो पाकिस्तान टीम में। आपके 43 बॉलों पे 50 नहीं चाहिए यार। वो जो लोग कहते हैं ना कि T20 में सबसे ज्यादा रन्स इतने की एवरेज, आज की नॉक
वो जीता जागता सबूत है जिस चीज का रोना हम रोते हैं कि आप ऊपर से आके अपने रन्स करते हो, आपकी एवरेज एट द एंड ऑफ द डे अच्छी दिखती है, लेकिन टीम फारिग हुई होती है आपकी। ये फरहान की इनिंग्स ना लगती या नीचे फखर जमान ने जो जबरदस्त कैमियो खेला 10 पे 27 नॉट आउट, तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है पता नहीं आज बड़ा कम टोटल करता। एनीवेज, बाबर आजम आउट होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान चौथे नंबर पे फहीम को भेजता है, पांचवें पे नवाज को भेजता है, छठे पे आगा आता है और सातवें पे फखर जमान आते हैं। दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम में आप फखर जमान को डाल दो, फखर जमान एक ओपनर बंदा है और वो आखिर वाले 2 ओवर्स में बैटिंग करने आ रहा है। मतलब ये इतनी शर्म की बात है। और आप लोग ना, अगेन, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वो जो आजकल मैं कहता हूं ना, आई डोंट ट्रस्ट दिस गाइस, ये कल को हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोई सेमीफाइनल टाइप मैच खेल रहे होंगे ना, ये उसमें भी ऐसी ही हरकत करने का स्किल रखते हैं, ये उसमें भी करेंगे, क्योंकि हम ऐसा ही कुछ एशिया कप में देख चुके हैं जहां पे डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेलने वाला मोहम्मद हारिस, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, उसको बैटिंग कराते ही नहीं थे और उससे ऊपर सारे बैटिंग कर जाते थे। तो जिनको ये कहते हैं ना सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस, वो अगले टूर में पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होते। मतलब यू आर प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे और आपकी टीम में हसन नवाज आज भी नहीं खेला। अब इस टाइम पाकिस्तान में लोग खुशियां मना रहे होंगे, उस्मान तारिक हैट्रिक कर ली, अमेजिंग अमेजिंग। मैं बड़ा फेयर होके आपको ये बात बता रहा हूं, मुझे चाहे आप जितना मर्जी नेगेटिव इंसान कह लें, मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता। उस्मान तारिक की हैट्रिक आपको बड़ी मुबारक हो, मुझे तकलीफ सुफियान मुकीम की है। आप जिस रास्ते पे चले हुए हैं ना, ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, इसमें आगे बर्बादी है। इनकी जो सोच है ना, ये अगली सीरीज में मिसाल के तौर पे किसी नए स्पिनर को खिला देंगे और आप लोग उस्मान तारिक को भी भूल जाएंगे। आपने प्लेयर कब बनाने हैं? ये कौन सा समझदार बंदा था जिसने वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले आपके दिमाग में ये बात डाली कि यार जो आपका पक्का स्पिनर था सुफियान, उसकी जगह अब उस्मान तारिक को चांस दे देते हैं। तो आप किसको लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में? जिसकी गुड्डी चढ़ी होगी, किसको लेके जाएंगे आप? मतलब ये कैसे हो सकता है कि 2 महीने पहले हम यहां पे कहते हैं यार अबरार सुफियान को एक प्लेइंग 11 में होना चाहिए, आज सुफियान साहब वो दोहा में एशिया कप, अमर्जिंग एशिया कप में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो बंदे पाकिस्तान से खेले हुए हैं वो राइजिंग स्टार टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो ये जो हैट्रिक है उस्मान तारिक की, यार वो आपको बड़ी मुबारक हो, लेकिन आप में से कोई 3, 3.5, 4 साल के बाद जब कहेगा ना कि पाकिस्तान टीम क्यों नहीं बनाता, तो मैं आपको याद करवाऊंगा कि आप लोग सिर्फ अपने फेवरेट्स को बैक करने के चक्कर में बिजी थे और यहां डिजर्विंग बंदे बेंच पे बैठ के सैक्रिफाइस के नाम पे साइड पे कर दिए गए और आपने नोट भी नहीं किया। हसन नवाज को जनरेशनल टैलेंट कहते थे, छक्के पे छक्के वो लगा रहा है। कौन लगाता था पाकिस्तान में इतने छक्के? उसने वनडे में भी आके आपको मैच जितवाया, T20 में भी मैच जितवाया, PSL में भी उसने दिखाया। एक बुरा पैच आया था ना, बच्चा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं खेल रहा, लेकिन वर्ल्ड कप से हारे हुए प्लेयर्स खेल रहे हैं। यह समराइज करता है आपकी सोच को। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? माइक हसन, सलमान अली आगा, आप दोनों पाकिस्तान टीम का थिंक टैंक हो। आप दोनों की गलती है कि फखर जमान इतना नीचे कैसे आ सकता है। सलमान अली आगा ने जो 2 बॉलें खेली, भाई साहब आपने 2 बॉलें खेल के क्या करना था? आप थोड़ी सी लीडरशिप दिखाते, जो आप अर्ली ऑन दिखाते थे अपनी गेम में। जो लड़का बनता था आपसे बेहतर, आप उसको ऊपर भेजते थे, अपने से ऊपर। लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम यह होता है, वो हमेशा आपको मैं एग्जांपल देता हूं ना, एक जो जीनियस बंदा होता है, एक कंपनी का मालिक, वो कोई दुनिया का सबसे कोई अमेजिंग बंदा नहीं होता। बस उसको इतनी अकल होती है कि मैंने दुनिया के सारे जीनियस इकट्ठे करके एक कंपनी में उनको एक गोल की तरफ पुश करना है, उनको डायरेक्शन देनी है, और मैं सिर्फ चीजों को ऊपर से बैठ के ओवरव्यू करूंगा। इस तरह कंपनियां चलती हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी कंपनियां। आगा को क्या करना था कि अपने से ऊपर, नवाज से ऊपर, चलो यार नवाज भी समझ आता है मुझे, चलो फहीम भी मैं समझने के लिए रेडी हूं, लेकिन फखर जमान से ऊपर सलमान अली आगा आ जाए।
अब दिल पे हाथ रख के बता दो कि ज्यादा तेज रन कौन कर सकता है ऑन द डे, फखर या आगा? आई थिंक 10 में से 10 दिन वो फखर जमान ही होगा। और जो नीचे से आके फखर जमान ने फिर 3 छक्के 1 चौका 270 का स्ट्राइक रेट 10 बॉलों पे 27 नॉट आउट की इनिंग्स खेली है, उसने एक शटअप कॉल दी है कि मेरे साथ नाइंसाफी मत करो। वो बेचारा फौजी, मतलब वो अपने करियर के आखिर में आ गया है, उसके साथ इन्होंने ज्यादतियां खत्म नहीं की, उसकी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। कल को ये फखर जमान को किसी मैच में 1 डाउन खिलाएंगे, वो आके 60-70 करेगा, अगले मैच में फखर को 7वें नंबर पे फेंक देंगे। मतलब वो इतना गया गुजरा है। यहां तो मेरे ख्याल से सीन ये है कि फखर जमान कुछ बोलता नहीं है, शायद यही सीन है कि वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता। वरना यहां पे उसको चाहिए कि वो खड़े होके कहे यार आप लोग मेरे साथ कर क्या रहे हो, आप जगह वेस्ट कर रहे हो यार फखर जमान की, आप उससे वो चीज निकाल ही नहीं पा रहे। मतलब आप जीत गए हो, बहुत अच्छी बात है, एक तरफा मुकाबला जीते हो आप। कोई अगर मैं फखर को कंसीडर करूं कि वो नीचे आया, ऊपर जो बाबर ने बॉल जाया की हैं, ये सारी चीजें अगर ना होती भाई साहब, ये 195 की जगह शायद आप कोई 230 235 लगाया होता आपने। वो मैं आपको बताया था ना पहले भी कि इन विकेटों पे 160-70 की बात हो रही है कि यहां पे ये पार्ट स्कोर है, पार्ट टोटल है। लेकिन कल अगर श्रीलंका ने बड़ा टारगेट दिया होता तो पाकिस्तान ने शायद वो चेज कर जाना था। मतलब इन विकेटों पे अगर आप पुश करें तो 200 के करीब आप जा सकते हैं, लेकिन वो कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी ना फिर। तो मैं तो भाई साहब जीत के बावजूद इस सोच को बैक नहीं कर सकता कि फखर जमान इतना नीचे आ रहा है और आप टोटल उसको वेस्ट कर रहे हैं। जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रेड इवंस आज बड़े ही महंगे रहे, 4 ओवर में 59 रन उनको पड़े और पहले 2 मैचों में इन्होंने कितनी शानदार बॉलिंग की थी। और मैं ईमानदारी से बताऊं, मिड इनिंग्स में कोई एक आधे सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा कि जिम्बाब्वे ये चेज करेगा। मैं कोई उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन बहुत मुश्किल था क्योंकि कंट्रीब्यूट करना पड़ना था सबको, और बड़े टोटल का जो प्रेशर होता है वो बड़ी बड़ी टीमों को कोलैप्स करवा देता है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी और वही हुआ। खैर, आपने उस्मान तारिक की हैट्रिक देखी, 4 ओवर 18 रन और 4 विकेटें। अगेन मैं कंटिन्यू करूंगा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो मुझे मसला ये है कि जो उस्मान तारिक रुक के बॉल करवाते हैं, यार अगर मैं या आप किसी जमाने में अश्विन को क्रिटिसाइज करते थे ना, तो जिगर गुर्दा बड़ा करो और उस्मान तारिक को भी क्रिटिसाइज करो। मुझे लगता है उस्मान तारिक जो पॉज लेता है ये बैटर्स के साथ ज्यादती है, ये आज नहीं तो कल इसको आईसीसी नहीं अलाउ करेगी। और अगेन आप सुफियान को उसका कॉन्फिडेंस शेक कर चुके हो। वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले अगर उस्मान तारिक बैन हो जाता है तो कौन वापस आएगा? शदाब, जो कि मतलब प्रॉपर बैटिंग करना चाहता है, बॉलिंग में उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब आप एक ऐसे बंदे को ले आए हो जिसके ऊपर हमें पता ही नहीं है कि यार इसका फ्यूचर क्या होगा। और अगेन मुझे जब इसने डेब्यू भी किया था तब भी मैं बिल्कुल क्लियर था कि उस्मान तारिक का यार इतना पॉज आप कैसे ले सकते हो? मतलब आप बॉल करवाने आते हो और आप रुक जाते हो, फिर आप वेट करते हो कि बैटर कहां शॉट मारेगा, फिर आप उससे ऑपोजिट साइड पे बॉल करने की कोशिश करते हो। ये ज्यादती है ना। मतलब हमने क्रिकेट में एक वो बैलेंस रख के चलना है जो आईसीसी भी रूल्स बनाती है। अभी वो जो नया रूल आया है वाइड का, जो ब्लू लाइंस लगती हैं, वो क्यों लाई गई हैं? क्योंकि पहले बैटिंग साइड को बहुत एडवांटेज मिलता था, डाउन द लेग साइड वाइड बॉल। अब वो लाइंस लगा दी हैं ताकि बॉलर्स को भी थोड़ा सा कुछ हम मार्जिन दें। अब जो 34 ओवर के बाद आप एक ही बॉल रख सकते हो कि बॉल थोड़ा पुराना हो जाए, ये भी बॉलर्स की फेवर के लिए थोड़ा बहुत किया गया ताकि रिवर्स स्विंग गेम में आ जाए। तो ये चीजें आप क्यों करते हो? आईसीसी क्यों करती है ये चीजें? इसलिए कि एक बैलेंस रह सके। तो उस्मान तारिक का इस तरह बॉल करना बहुत ही बैलेंस आउट कर देता है और ये अनफेयर हो जाता है बैटिंग के साथ, और ये फंसेगा आगे जाके। और जिस स्टेज पे ये फंसेगा आपको तब अंदाजा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा था। एनीवेज, पाकिस्तान ने आज 2 चेंजेस किए थे और अबरार बाहर बैठे हुए थे और सलमान मिर्जा बाहर बैठे हुए थे, उनकी जगह नसीम शाह अंदर आए थे और उस्मान तारिक अबरार की जगह शहीन शाह अफरीदी 2 मैचों के लिए बाहर हुए थे। आज भी वो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि उनके पाँव में, उनकी हील में इंजरी है और मुझे कुछ बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा क्योंकि वो पाकिस्तान टीम की हेल्प भी कर रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं। तो एक्चुअली ही इज रनिंग ऑल द वे
पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो मैच में थोड़ा मोहतात वो रह रहे हैं। और अभी मेरा ख्याल है शाहीन की वो स्कैन की रिपोर्ट्स अभी आनी है, बट आई एम श्योर अगर उनको कोई बहुत ज्यादा पेन नहीं है और वो ग्राउंड में आ भी रहे हैं शूज पहन के, तो इतना ज्यादा मुझे मसला नहीं लग रहा। लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। जब शाहीन को इन्होंने कप्तान बनाया है तो मैंने आपको एक क्लियर बात कही थी कि पाकिस्तान के इस करंट सेटअप में एक भी फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जो कप्तान बनने के काबिल है, क्योंकि इन लोगों की फिटनेस के बड़े मसले हैं। अल्लाह ना करे शाहीन को कल को कोई मसला आ जाता है, जो कि उसको आते रहते हैं, फिर आपने उसका वर्कलोड भी मैनेज करना है, तो आपने कैसे उसको कप्तान बनाया हुआ है? ये तो शुक्र है ये जो उसकी फुट इंजरी है वो सिर्फ 2 ही मैचों के लिए बाहर हुआ है। आई वुड एडवाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि आप शाहीन को रिलीज कर दो। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वो आपका बहुत बड़ा एसेट है। हमने क्या करना है शाहीन को एक मीनिंगलेस ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खिला के 29 नवंबर को। पाकिस्तान बाय द वे ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए, तो हमने क्या करना है उसको फाइनल खिला के जिम्बाब्वे या श्रीलंका के अगेंस्ट। हमें पता है कि शाहीन किस काबिल है यार, वो कितना अच्छा कर सकता है या कितना बुरा कर सकता है। वसीम जूनियर को आप दो ना गेम्स, नसीम को भी अगला गेम दो, तो कोई मजबूरी नहीं है, आप उसको रिलीज करो ताकि वो घर जाए, अपने पाँव को रेस्ट दे, प्रॉपर फैमिली के साथ टाइम गुजारे और अच्छी रिकवरी के साथ वापस आए। कोई ऐसी हमारी मजबूरी नहीं है। बाकी फहीम ने आज भी अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान इनको जल्दी लेके आता है तीसरे ओवर में और फिर ये चेंज करते हैं दूसरे एंड से। आज फिर मैंने वसीम जूनियर को दूसरे एंड से आते देखा और वसीम ऑब्वियसली आपको दिन ब दिन इम्प्रेस ही करता जा रहा है, और जो बंदा इन लोगों की प्रायोरिटी पे नहीं होता वो आके इनको गलत साबित करता है कि देखो यार आपने मुझे बाहर बिठाया हुआ था। तो इनका वसीम जूनियर वगैरह का क्रेडिट किसी को लेने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान टीम में, क्योंकि उसको लगातार इन्होंने बाहर बिठाया हुआ था और वो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी नहीं होता। नवाज अगेन 4 ओवर 21 रन 2 विकेटें। सिकंदर रजा की भी बड़ी विकेट नवाज ने ली है, और नवाज मेरा ख्याल है पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला प्लेयर बन गया, स्पेशली T20 क्रिकेट में। और मैं आज दोबारा मेंशन करूंगा कि नवाज ने मुझ समेत कितने पाकिस्तानियों को गलत साबित किया है, क्योंकि हमें डाउट था कि यार नवाज जो कि एक प्रूवन फेलियर है, अब वो क्या ही कर लेगा आके। लेकिन वो एक मैच में नहीं, 2 मैच में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, एशिया कप, वो हर दुनिया के मैदान में जहां जहां जा रहा है एक या दूसरे मैच में वो अपना इंपैक्ट छोड़ता जा रहा है। तो बहुत ज्यादा मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं मोहम्मद नवाज को, और यहां पे क्रेडिट बनता है आकिब जावेद का। जहां पे बनता है वहां पे हम देंगे। ऐसा नहीं कि अगर हमने आकिब जावेद की हर चीज को क्रिटिसाइज करना है तो उनकी ठीक चीज को भी हम क्रिटिसाइज करें, हम उन लोगों में से नहीं है। हमने बैलेंस बना के चलना है। बहुत ही आसान मैच था, और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से एक और बात यहां पे बता देता हूं कि मैंने आज का मैच 1% भी इंजॉय नहीं किया। और इसलिए नहीं कि जिम्बाब्वे वन साइडेड मैच हार गई, इसलिए नहीं, इसलिए कि रावलपिंडी में मैच देख देख के मैं बोर हो गया हूं यार। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, कैसे गंदे पिच हैं ये, जहां अनइवन बाउंस है, एक ही मैदान है जहां पे कभी थोड़े से लोग आ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगला मैच भी यहां पे है, फिर उनको पता है अगला मैच भी यहां पे है, तो एक भी मैच फुल नहीं गया वनडे से लेके अभी तक। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि यहां पे फाइनल भी फुल जाएगा। और फिर आपके टिकटों के भी बड़े मसले हैं। आज भी मुझे एक ईमेल आई हुई थी कि मैं पाकिस्तान श्रीलंका के मैच की टिकट लेने गया हूं और वहां पे TCS वाले मुझे जलील कर रहे हैं। तो हमारे तो टिकटों के मसले ही आजकल, हम 1990 में अभी भी बैठे हुए हैं। वो 2024 की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो ICC की टिकटें हैं वो इतनी स्मूथ हैं। मेरे दोस्त की मुझे अमेरिका से कॉल आई कि मैं बारबाडोस आ रहा हूं वेस्ट इंडीज फाइनल देखने, बट साहब आपने मुझे टिकट देनी है एक। मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, टिकट मैं आपको दे दूंगा। तो मैं आमतौर पे किसी को टिकट का कहता नहीं हूं। मैंने ऐप खोली ICC की, उसमें टिकट्स अवेलेबल थी फाइनल की। यार चलते चलते उसके साथ कॉल पे रहते हुए विद इन आई थिंक 1.5 या 2 मिनट में मैंने उसकी टिकट खरीद के उसको व्हाट्सएप कर दी। QR कोड, नो प्रिंटिंग, वो आया है, स्कैन किया है, सीधा अंदर। बट यहां पे आपको दफ्तरों में जाना होता है, आपको प्रिंट चाहिए होते हैं। यार किस जमाने में हैं हम लोग यार, कब हम QR के जमाने पे आएंगे? लोगों की टिकटें उनके मोबाइल में होनी चाहिए, कोई प्रिंटिंग की जरूरत नहीं है। मतलब फीफा ऐसे टिकटें करता है, ओलंपिक्स की सारी टिकटें ऐसी होती हैं, ICC की टिकटें ऐसी होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टिकट लेना इतना मुश्किल है, और किसी भी सीरीज की जितने लोग आ जाते हैं, इनकी भी बड़ी हिम्मत है कि ये आ जाते हैं। एनीवेज,
तो ये एक ही शहर में जो श्रीलंका को जो सिक्योरिटी के मसले थे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ी बेहतर निगोशिएशन उनके साथ करनी चाहिए थी। एटलीस्ट आखिर वाले 2-3 मैचों के लिए आप लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान कुछ ऐड करते ताकि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होता, थोड़ा मजा आता, नए लोग आते, नई क्राउड आती, कोई पिच चेंज होती, क्योंकि तैयारी तो फिर T20 वर्ल्ड कप की हो रही है ना। लेकिन ऐसे फिर खाना पूरी होती है। बहुत ही आसान मैच था पाकिस्तान के लिए, और इसके साथ ही पाकिस्तान ने ऑफिशियली ट्राई नेशनल सीरीज के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, और जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी वो सारी हमने कवर कर ली हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।